हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराओं पर आधारित। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओशन करंट। अब महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं, इनको जानने से पहले हम कुछ शब्दावली हैं उन्हें जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रवाह क्या होता है। पहला शब्द आता है प्रवाह, जिसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। दूसरा शब्द आता है धारा और तीसरा शब्द आता है विशाल जलधारा। इन तीनों शब्दों को जब हम समझ लेंगे तो उसके आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि महासागरीय जलधारा क्या कहलाती है। ये जो धारा है वो जलधारा ही है और जलधारा का विशाल भाग विशाल जलधारा होती है। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले ही शब्दावली आती है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है कि जब कभी ये जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल के संपर्क में पवनें आती हैं। पवनें क्या होती हैं? जब वायु क्षैतिज मार्ग में गमन करती है तो उसे कहा जाता है पवन। और जब कभी वो इसके संपर्क में आती है तो इसके संपर्क में आने के साथ जल की ऊपरी सतह क्या करने लगती है? एक निश्चित दिशा में गति करने लगती है। उस निश्चित दिशा में गति करने को कहा जाता है जल का प्रवाह, है कि जल उस दिशा में प्रवाह कर रहा है। अर्थात क्या होता है कि पवनों के संपर्क में आने पर समुद्री जल का ऊपरी जल या समुद्री जल का ऊपरी सतह, समुद्री जल की ऊपरी सतह एक निश्चित दिशा में प्रवाह या गति करने लगती है। उस गति को कहा जाता है जल प्रवाह। दूसरा आता है धारा। जब कभी ये जो जल प्रवाह है इसकी जो सीमा है वो निश्चित हो जाए, मतलब एक निश्चित सीमा में जल राशि अधिक गति से यदि गमन करे, अधिक गति से यदि आगे चले तो वो कहलाती है धारा अर्थात करंट। इसे कहा जाता है ओशियन करंट। कब? जब एक निश्चित दिशा में अधिक गति से गमन करे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी जलधारा हो जाएगी, अर्थात ओशियन करंट हो जाएगा, महासागरीय जलधारा हो जाएगी। अब जब जलधारा की मात्रा बहुत अधिक हो और ये गहराई के साथ चले, अर्थात अभी तो ये ऊपर ऊपर ही चल रही थी लेकिन अब ये बहुत गहराई तक चले और एक निश्चित दिशा में गमन करे तो उसे कहा जाता है विशाल जलधारा और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रीम। जैसे कि उदाहरण में है गल्फ स्ट्रीम। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ेंगे तो उसमें जलधारा है जो कि जिसकी प्रकृति गर्म है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? वो जलधारा का ही विशाल भाग है। क्लियर है? तो ये तो क्या हुआ? ये हुई कुछ परिभाषाएं जिसके अंतर्गत हमने प्रवाह, धारा और विशाल जलधारा को समझने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि आखिर हमें महासागरीय जलधाराओं के अंतर्गत पढ़ना क्या होता है। तो दोस्तों, महासागर में 3 महासागर बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमशः तीनों घटते क्रम में स्थित हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर और फिर हिंद महासागर। ये 3 महासागर ऐसे हैं जो स्थल के आसपास स्थित हैं और इनमें कुछ जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किन किन महासागरों में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और इनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति से मतलब क्या होता है कि ये गर्म है या ठंडी है। जलधाराओं के विषय में मैं बता दूं कि जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं गर्म जलधाराएं और एक होती हैं ठंडी जलधारा। क्या होती हैं? एक होती हैं गर्म जलधारा और एक होती हैं ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो प्रायः करके विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास से चलती हैं और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर से आती हैं। या तो पछुआ पवनें जो चलती हैं हमारी, जिन्हें जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, उनके सहारे आती हैं या फिर ध्रुवों से नीचे की ओर चलती हैं। अब बात करते हैं हम कि जलधाराओं का प्रवाह किन किन बिंदुओं पर या किन किन स्रोतों पर निर्भर करता है, कि किन के कारण इनकी एक गति एक निश्चित दिशा में गति ये प्राप्त कर लेता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
जैसे कि हमने देखा था कि समुद्री जल की दो विशेषताएं होती हैं, एक होता है तापमान और एक होती है लवणता। और लवणता से ही बनता है क्या? लवणता से क्या बनता है? घनत्व। जहां लवणता अधिक होगी वहां जल का घनत्व अधिक होगा। तो प्रायः जल अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर, अधिक लवणता से कम लवणता की ओर और कम तापमान या अधिक तापमान से कम तापमान की ओर गति करता है। तो जैसे ही तापमान में, लवणता में और घनत्व में भिन्नता आएगी तो वहां पर जल के प्रवाह में भी गति आएगी, मतलब जल एक दिशा से दूसरी दिशा में गमन करेगा। दूसरी होती है वर्षा की मात्रा। क्या होती है? वर्षा की मात्रा। मतलब यदि वर्षा अधिक होगी तो वहां से जल की मात्रा बढ़ जाएगी और वो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर जल की मात्रा कम हो। अर्थात वर्षा की मात्रा भी जलधाराओं को प्रवाहित होने में मदद करती हैं। तो ये आपको समझ में आया कि कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जलधाराओं को एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए मजबूर करते हैं। ये तो हुई महासागरीय जल की बात। इसके पीछे पीछे महाद्वीपीय विशेषताएं भी प्रमुख होती हैं, जैसे कि महाद्वीपों के उच्चावच, महाद्वीपों का खुलापन होना, ये भी क्या करते हैं? महासागरीय जलधाराओं को प्रवाहित होने में मदद करते हैं। महासागरीय जलधाराओं की यदि हम बात करें तो महासागरीय जलधाराओं को हमें एक एक करके देखना है। पहले हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जो कि ये जो स्थिति है ये अटलांटिक महासागर की है। तो इसमें कुछ जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उसमें ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जलधाराएं होती हैं। एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा कि इनकी जो जलधाराओं की जो दिशा होती है वो दिशा कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल कब उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण पृथ्वी पर एक प्रकार का बल लगता है जो कि छद्म बल होता है, उसे कहते हैं कोरियोलिसिस बल। और कोरियोलिसिस बल के कारण जो समुद्री जलधाराएं हैं, जो महासागरीय जलधाराएं हैं, उनकी दिशा उत्तरीय ध्रुव में अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। मतलब देखें तो इस तरीके से मुड़ जाएंगी और दक्षिणी ध्रुव में वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। तो इनकी जो दिशा है उनको प्रवाहित करने में या उनको दिशा को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पृथ्वी का घूर्णन बल के कारण उत्पन्न होने वाला कोरियोलिसिस बल। यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी के साथ साथ महासागर भी दो भागों में बंट जाते हैं। इसके उत्तर वाला भाग कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऐसे ही जब हम हिंद महासागर में चलते हैं तो इसके उत्तर वाला भाग उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी हिंद महासागर कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम प्रशांत महासागर में चलते हैं तो प्रशांत महासागर भी दो भागों में बंट जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो हम जलधाराओं को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को भी दो भागों में पढ़ेंगे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसी तरीके से हम प्रशांत महासागर में उत्तरीय प्रशांत महासागरीय जलधारा और दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन करेंगे और इसी तरीके से हम हिंद महासागर में अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जलधाराओं को कि अटलांटिक महासागर में कितने प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ये आकृति आपको जो दिख रही है ये अटलांटिक महासागर की है। और कौन सा अटलांटिक महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये जो रेखा है वो इक्वेटर है, ये इसको दो भागों में बांट देती है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर है और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। चलिए हम जलधाराओं को देखते हैं। सबसे पहले यहां से जो जलधारा चलती है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको कलर बदल देता हूं। ये हो गई विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के
उत्तर में जो जलधारा प्रवाहित होगी उसे कहते हैं उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं इसे? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। यह जलधारा कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठंडी या गर्म? तो दोस्तों ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और पास में स्थित होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। ये जैसे ही गर्म होगी आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ेगी मतलब जहां जहां जल होगा वहां वहां आगे चलेगी, स्थल में तो घुसेगी नहीं। तो जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये जो आपको द्वीप दिख रहा है ये कहलाता है एंटिलीज द्वीप। हमने जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन हम कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि ये जो द्वीप श्रृंखला थी इसे एंटिलीज द्वीप कहा जाता था। तो ये जलधारा जैसे ही यहां से टकराती है तो दो शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, एक अंदर की ओर चली जाती है और एक बाहर की ओर निकल जाती है। तो जो अंदर की ओर चली जाती है उसे कहते हैं एंटिलीज की धारा। कैसी होगी, ठंडी या गर्म? तो गर्म ही होगी। क्यों? क्योंकि उत्तरीय विषुवतीय रेखीय जलधारा का ही भाग है। जब ये आगे बढ़ती है तो एंटिलीज की जलधारा यहां से आके बाहर निकल आती है और जो बाहर वाली जलधारा थी तो मैंने यहां पर एक आपको प्रायद्वीप बताया था जिसका नाम था फ्लोरिडा, और यहां से जो जलधारा निकलती है तो इसे कहा जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। क्या कहा जाता है? फ्लोरिडा की जलधारा। ये जलधाराएं आपस में मिलकर फिर आगे बढ़ती हैं और आगे की ओर चलती हैं तो यहां पर इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अब यहां पर दोस्तों स्ट्रीम शब्द जुड़ गया है और मैंने स्ट्रीम की परिभाषा भी बताई थी कि स्ट्रीम को हिंदी में विशाल जलधारा कहा जाता है क्योंकि यहां पर ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं और एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहा जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती जाती है तो यहां पर इसका नाम है इरमिंजर की जलधारा। कौन सी जलधारा है? इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहां पर जब नॉर्वे के तट पर चलती है तो इसे बोला जाता है नॉर्वेजियन की जलधारा। क्या कहा जाता है? नॉर्वेजियन की जलधारा। सभी जलधाराएं कैसी होंगी? तो ये गर्म होंगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधाराओं का ही भाग है। जब ये आगे बढ़ी एंटिलीज से टकराई, एंटिलीज से टकराने के बाद दो भागों में बट गई, एक अंदर से गई उसे एंटिलीज की जलधारा कहा गया, एक बाहर से गई जिसे फ्लोरिडा की जलधारा कहा गया। ये जब आपस में मिली और आगे की ओर बढ़ी तो एक विशाल जलधारा का रूप धारण कर लेती है जिसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहा गया। आगे बढ़ते हुई यहां उत्तर में इसको इरमिंजर की धारा के नाम से जाना जाता है और इरमिंजर से आगे चली जाती है तो इसे नॉर्वेजियन की जलधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये इरमिंजर की जलधारा होती है यहां से दो भागों में बंट जाती है, एक तो सीधे निकल जाएगी और एक भारीपन आने के कारण नीचे की ओर उतरने लगेगी। तो एक जो नीचे की ओर उतरती है जब ये नीचे की ओर उतरेगी तो इसे बोलेंगे उत्तरीय अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम है इसका? उत्तरीय अटलांटिक प्रवाह। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक भाग ये जो खाड़ी थी मैंने आपको बताया हुआ था, इस खाड़ी का नाम था विस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ विस्के। तो ये विस्के की खाड़ी में जाकर एक धारा गिरती है जिसे कहा जाता है, इस धारा का नाम क्या है? इस धारा का नाम है रेनेल की धारा। कौन सी धारा? रेनेल। कैसी होगी? अभी तक ये गर्म ही है। तो अभी हमने ये जो जलधाराएं पढ़ी हैं ये सारी की सारी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखा विषुवत रेखा के उत्तर में जो चलेगी तो उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ेगा उत्तरीय विषुवतीय जलधारा, उत्तरीय विषुवत रेखीय जलधारा।
यहां आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, स्थानों के नाम के आधार पर ही इनके नाम रखे गए हैं। तो यहां विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है तो इसका नाम है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। जब यह आगे बढ़ती है तो यहां पर एंटिलीज द्वीप है, जब उससे टकराती है तो दो भागों में बंट जाती है, एक अंदर की ओर से चलती है तो उसे बोलते हैं एंटिलीज की जलधारा, और एक बाहर की ओर से निकल जाती है उसे बोला जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं तो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं जिसे बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अब चूंकि ये विशाल जलधारा बन जाती है इसलिए गल्फ के साथ स्ट्रीम शब्द भी जुड़ जाता है। गल्फ स्ट्रीम आगे की ओर बढ़ती है तो ये इरमिंजर की धारा के नाम से जानी जाती है। इरमिंजर की धारा यहां पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक शाखा नीचे की ओर उतरने लगेगी, एक शाखा सीधी निकल जाएगी। तो जो सीधी निकल जाती है वो नॉर्वे के तटों पर जाती है, और नॉर्वे के तटों को गर्मी देने के कारण यहाँ के जो तट हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, और ये जब गर्म जलधारा यहाँ से चलती हैं तो इन तटों को पिघला देती हैं, और पिघलाने से क्या होता है, वो तट नौका परिवहन के लिए खुल जाते हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए नॉर्वेजियन जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल। अब जब आप एग्जाम में देखते हैं तो आपको ऑप्शन में ना तो नॉर्वेजियन मिलता है और ना इरमिंजर मिलता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको रहते हैं कोई भी जलधारा दे दी जाएगी, आपको रेनेल की जलधारा दे दी जाएगी, कनारी की जलधारा दे दी जाएगी, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा दे दी जाएगी, और दे देते हैं ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। आप बोलते हो कि सर ने तो पढ़ाया था नॉर्वेजियन की जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है, और प्रश्न में तो कुछ और ही मिल रहा है, वहां पे ऑप्शन में तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। तो मेरे दोस्तों यहां समझने की बात यह है कि जो नॉर्वेजियन की जलधारा है वो किसका भाग है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का ही भाग है। इसलिए यदि ऑप्शन में नॉर्वेजियन की जलधारा ना मिले, इरमिंजर की जलधारा ना मिले, और यदि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मिल जाती है तो कौन सा आंसर सही होगा? गल्फ स्ट्रीम सही होगा। क्या सही होगा? गल्फ स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि ये जो भाग हैं वो गल्फ स्ट्रीम के ही हैं, और तीनों जलधाराएं कैसी हैं? गर्म हैं, और एक ही जलधारा के भाग हैं। मैंने एक बार मैपिंग पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि यदि आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो आपको सबसे करीबी चीज का नाम लेना होता है। जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से हो, यदि आप विदेश में हो तो आप बोलोगे हम भारत से हैं। पहले तो आप बोलोगे हम एशिया महाद्वीप से हैं। अब बोलेंगे एशिया महाद्वीप में कहाँ हो तो फिर बोलते हैं भारत से हैं। भारत में कहाँ हो तो मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से हो तो आप बोलोगे इंदौर, जहाँ से भी हो, जिस भी शहर से हो वहाँ का नाम लेते हैं। तो आपके आंसर कोई भी गलत नहीं है, आंसर सभी गलत हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है, यदि ये तीनों ऑप्शन आपको साथ में मिल जाते हैं तो आप टिक क्या लगाओगे? वहां आप गल्फ स्ट्रीम ना लगा के वहां आप क्या लगाओगे? नॉर्वेजियन। अर्थात कहने का मतलब यही है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आप कहां से हो और ऑप्शन में आपको मिले एशिया, भारत, मध्य प्रदेश और इंदौर, और यदि आप इंदौर के निवासी हो तो आप क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो क्या लगाओगे? इंदौर। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जलधाराओं को ज्यादा आपको जोर देके नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो स्थान के नाम पर ही याद हो जाती हैं। जो फ्लोरिडा के तट से चलेगी तो फ्लोरिडा की जलधारा, एंटिलीज के तट से चलेगी तो एंटिलीज की जलधारा, थोड़ी सी ये मिल जाएगी तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। एक नाम आपको याद रखना है इरमिंजर की जलधारा, आगे बढ़ती है तो नॉर्वे के तट पर चलेगी तो नॉर्वेजियन की जलधारा। एक आपको रेनेल की जलधारा याद करना है। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर कुछ ठंडी जलधाराएं भी हैं। ठंडी जलधाराओं में जब यही जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नीचे की ओर उतर रहा था तो ये क्या हुआ, जब इतना मार्ग उसने तय कर लिया तो तय करने के बाद इसका जो गर्म पानी था वो ठंडे पानी में प्रवाहित होने लगा, ठंडे पानी में बदलने लगा, और इसकी प्रकृति चेंज हो गई और ये अब गर्म से ठंडी हो गई और अफ्रीका के किनारे किनारे भाग पर चलने लगी, और इसका नाम है कनारी जलधारा। क्या नाम है? कनारी जलधारा। तो कनारी की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। मैंने अलग अलग पेनों से इसीलिए बताया है, अलग अलग कलर से इसीलिए बताया है। जो लाल कलर है वो हो जाएंगी ठंडी जलधारा, जो काला कलर है वो हो जाएगा आपका गर्म जलधाराएं। तो एक तो हो गई कनारी की जलधारा, दूसरी दो जलधाराएं हैं जो ध्रुवों से नीचे की ओर उतरती हैं। पहली जलधारा यहां पर आती है जो कि लेब्राडोर सागर से उतरती है। चूंकि ये ध्रुवों से नीचे की ओर आ रही है इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी ठंडी, इसलिए जो लेब्राडोर की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। कैसी है?
ठंडी जलधारा है। एक ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से भी एक जलधारा चलती है जिसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। तो पूर्वी ग्रीनलैंड से आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। प्रकृति कैसी होगी, ठंडी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यह ध्रुवों से आ रही है। यहां पर जलधाराओं में कंफ्यूजन तो नहीं है कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। जो ध्रुवों से नीचे की ओर उतरेंगी वो ठंडी हैं, जिनकी गति बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत मार्ग तय कर लेंगी, उसकी भी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यदि इन प्रकृति की बात करें तो जो ये रेखा चल रही थी, जो धाराओं का प्रवाह चल रहा था, तो यहां पर सिर्फ कनारी की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर में सिर्फ आपको 3 जलधाराओं का अध्ययन करना है जो कि ठंडी है। एक कनारी की जलधारा, एक लेब्राडोर की जलधारा और एक पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि लेब्राडोर की जलधारा कहां पर प्रवाहित होती है। चारों महासागर, 5 महासागर में से 4 महासागर ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। आपको तय करना है कि किस महासागर में प्रवाहित होती है। थोड़ा सा और डीप में पूछेगा तो वो बोल लेगा, आपको 2 ऑप्शन देगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाह हो रही है या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाह हो रही है। थोड़ा सा और डीप में जाके पूछेगा तो पूछेगा कैसी जलधारा है, ठंडी है या गर्म है। तो क्लियर है, आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जितनी भी जलधाराएं चल रही हैं उसमें से 3 ठंडी हैं, बाकी सब गर्म हैं। 3 ठंडी में कौन सी है, कनारी की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। इन 2 को तो आपको याद करना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो सागर है उसको बोलते हैं लेब्राडोर सागर, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, अर्थात ध्रुवों से नीचे की ओर चल रही हैं, इसलिए ठंडी होंगी। ग्रीनलैंड पे आपको पता है बर्फ जमी रहती है, और ग्रीनलैंड के जब पूर्वी ओर से चल रही है तो उसका नाम ग्रीनलैंड के आधार पर ही रखा गया है कि ये क्या है, ग्रीनलैंड की धारा है, और पूर्वी तट से चल रही है तो पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है। चूंकि यहां पर बर्फ जमी है तो ये भी कैसी होगी, ठंडी। कनारी भी हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर उतर रही है, मतलब दिशा आपको दिख रही है ऊपर से नीचे की ओर है। जब दिशा ऊपर से नीचे की ओर है तो कैसी होगी, ठंडी होगी। क्लियर हुआ। ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं जिनमें हमने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का अध्ययन किया है। एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं कि यहां पर जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं उन्हें बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा। जब ये आगे बढ़ती है तो 2 शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। अंदर की ओर जो चलती है एंटिलीज द्वीप के, उसे बोलते हैं एंटिलीज की जलधारा। जो बाहर की ओर चलते हैं उसे बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। दोनों मिल जाती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं, और जो जलधारा बन जाती है इसे बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। चूंकि ये विशाल जलधारा है इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहा जाता है। ये आगे बढ़ती है और इसे रिमिंजर के नाम से जाना जाता है, और रिमिंजर की यहां यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक सीधे निकल जाती है और एक नीचे की ओर उतरने लगती है। जो सीधे निकल जाती है वो नॉर्वे के तटों पर जाकर चलती है और नॉर्वे के तटों को गर्मी प्रदान करती है, और वहां के जो समुद्री जहाजों के मार्ग होते हैं या जो तट होते हैं या जो पोर्ट होते हैं उनमें जमी बर्फ को ये पिघला देती है और वो तटों को बारहमासी बना देती है या आवागमन के लिए उपलब्ध करा देती है, सुविधा उपलब्ध करा देती है। इसीलिए नॉर्वेजियन की धारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। जो यहां से नीचे की ओर उतर रही थी उसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और यही जब आगे की ओर उतरती है और बिस्के की खाड़ी में जाती है तो इसको कहा जाता है रेनेल की जलधारा। जब ये और मार्ग या और गति प्राप्त कर लेती है और आगे बढ़ती है तो इसकी प्रकृति बदल जाती है, गर्म से ठंडी हो जाती है, और जो अफ्रीका के पूर्वी तटों पर चलती है उसे बोला जाता है कनारी की जलधारा, और ये होती है ठंडी। क्लियर है। ऊपर से एक लेब्राडोर की जलधारा और एक पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा आ रही थी, और दोनों कैसी थी, ठंडी। चलिए अब आगे देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, कि आखिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में किस प्रकार की जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। देखते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो ये रेखा थी ये क्या थी, विषुवत रेखा थी। इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, आखिर वो ठंडी हैं या गर्म हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार से है उसका भी अध्ययन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहां से जलधारा चलेगी कैसी होगी, गर्म होगी। नाम क्या होगा, चूंकि ये विषुवत रेखा है इसलिए ये और दक्षिण में चल रही है तो इसका नाम होगा दक्षिण विषुवत रेखीय जल धारा। इजी है बिल्कुल। क्या नाम हो जाएगा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये आगे बढ़ती है तो ये देश कौन सा है, ये देश है ब्राजील, और जब इसके तटों पर ये चलेगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन
जलधारा। प्रकृति क्या होगी, ठंडी या गर्म? तो इसकी प्रकृति होगी गर्म। क्यों? क्योंकि यह दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का ही आगे का भाग है। यहां पर एक द्वीप मैंने बताया था जिसका नाम था फॉकलैंड। क्या नाम था? फॉकलैंड। और नीचे जो है अंटार्कटिका लग जाता है। अब अंटार्कटिका से यदि यहां की बात करें तो यहां पर पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं। पछुआ पवनें कुछ जलधाराओं को अपने साथ या प्रवाह को, जल के प्रवाह को बढ़ा देती हैं और यहां से कुछ जलधाराएं आती हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगी, तो उनको बोला जाता है, यहां पर द्वीप है फॉकलैंड, तो जलधारा का नाम भी क्या होगा? फॉकलैंड जलधारा। अलग से याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नाम पर ही है। जो ब्राजील के तट पर चल रही हैं वो ब्राजील की जलधारा है, चूंकि उत्तर से नीचे की ओर आ रही हैं। ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्यान रखना। दक्षिणी ध्रुव में जो ऊपर से नीचे की ओर आएंगी वो गर्म होंगी, जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी वो ठंडी होंगी। उत्तरीय ध्रुव में जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी वो गर्म होंगी, जो उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर आएंगी वो ठंडी होंगी। तो क्लियर है? यहां पर क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं? फॉकलैंड की जलधारा बोलते हैं। जब ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ चलते चलते यहां पर आती हैं और यहां पर जैसे ही अफ्रीका के तट से टकराती हैं तो इसे बोला जाता है बेंगुएला की जलधारा। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेंगुएला की जलधारा। कैसी होगी, गर्म या ठंडी? तो ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, नीचे से ऊपर की ओर चल रही है। जब यहां से टकराती है, टकराने के बाद आगे की ओर बढ़ती है, चूंकि अब इसकी गति कहां की ओर हो रही है? तो विषुवत रेखा के पास की ओर हो रही है, और जैसे ही यहां ऊपर की ओर जाएगी तो इसकी प्रकृति ठंडी से गर्म होती जाएगी, और यहां पर जैसे ही आएगी तो ये गर्म हो जाएगी। और कुछ जलधाराएं यहां पर कौन सी खाड़ी थी? गिनी की खाड़ी थी। तो एक जलधारा गिनी की खाड़ी में चलने लगती हैं, जिसे कहा जाता है गिनी की जलधारा। और गिनी की जलधारा चूंकि विषुवत रेखा के पास में चलती हैं, इसलिए कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की यदि हम बात करें तो आपको ज्यादा जलधाराओं का अध्ययन नहीं करना है, ज्यादा जलधाराओं को नहीं पढ़ना है, ना ही याद करना है। नाम उनके आधार पर ही हैं। यहां पर बेंगुएला की जलधारा है, यहां पर फॉकलैंड की जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है। सिर्फ आपको दो जलधाराओं का अध्ययन करना है जो कि ठंडी है। ये प्रवाह होता है यहां पर, उसको बोला जाता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो होता है वो कैसा होगा? ठंडा होगा। ये बात ध्यान रखना। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म होगा और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या होगा? ठंडा होगा। तो यदि दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय यदि जलधारा पूछी जाए तो वो गर्म होगी, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह पूछा जाए तो वो ठंडा होगा। तो आपको तीन पढ़ना है। एक यहां पर फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है, और एक बेंगुएला की जलधारा जो कि ठंडी है। गर्म की बात करें तो एक गिनी की खाड़ी की ओर चलती है, तो गिनी की जो जलधारा हो जाएगी वो गर्म होगी। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा भी गर्म होगी, और एक ब्राजील के तट पर चलती है ब्राजीलियन जलधारा जो कि क्या होती हैं? गर्म होती है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं, और उसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अलग अलग हमने जलधाराओं का अध्ययन किया है। अब आगे हम देखते हैं प्रशांत महासागर कि आखिर प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी चलती हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सी चलती हैं। इसके लिए हम मैप का सहारा लेंगे। वो मैप जो है हैंड रिटन होगा, क्योंकि यहां समस्या ये है कि यहां पर प्रशांत महासागर दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों से मतलब ये होता है कि ये जो वाला भाग है ये पूर्वी वाला भाग हो जाता है, और ये जो वाला भाग है ये पश्चिमी वाला भाग हो जाता है। तो जलधाराएं जब चलेंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं स्केच वाला मैप ले लेता हूं और उसके तहत आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों ये महाद्वीप का चित्र है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के नीचे यदि आती हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यदि हम इस तरफ चलते हैं पूर्वी की ओर तो उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो इसको दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर वाला भाग ये जो है वो उत्तरीय प्रशांत महासागर कहलाता है,
और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाता है। पहले हम क्रमबद्ध तरीके से उत्तरीय प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे और फिर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। इसको मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये एक ही उसमें समझ में आ जाए। मैं इसका अध्ययन आपको अलग अलग करूंगा, मैप के थ्रू ही करूंगा कि आखिर कैसे जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, कहां से हो रही हैं, इनका क्या क्या नाम है और क्या क्या प्रकृति है। बस मैं समझाने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूं कि जो प्रशांत महासागर है वो इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके पूर्व में यहां पर अभी पूर्व और पश्चिम उल्टा आपको दिख रहा होगा। आप देखोगे कि मैप में उत्तर अमेरिका तो इस तरफ आता है और एशिया इस तरफ आता है। लेकिन यदि हम सिर्फ प्रशांत महासागर को देखें और इसके जो बीचों बीच से यहां से 180 डिग्री पूर्व 80 डिग्री देशांतर जो गुजर रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करें तो यह भाग पूर्वी हो जाएगा और यह भाग पश्चिमी हो जाएगा। क्लियर है? कहलाएगा तो ये पूर्वी ही। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का तो ये पूर्वी भाग होगा, होगा कि नहीं होगा? ये पश्चिमी भाग होगा, तो ये कहलाएगा इसका पूर्वी भाग, इसका पूर्वी भाग। लेकिन इस आकृति में मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि 180 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। क्लियर है? चलिए तो हम आखिर प्रशांत महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करते हैं और उसमें भी अध्ययन करते हैं हम उत्तरीय प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का। तो सबसे पहले हम इस तरफ वाले भाग को देख लेते हैं। इस तरफ वाले भाग में भी यदि हम अध्ययन करें, यह है विषुवत रेखा जो इसको दो भागों में बांट रही है। इसके उत्तर वाला भाग उत्तरीय प्रशांत महासागर कहलाएगा, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाएगा। तो उत्तर की ओर एक जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, दिशा क्या होगी? यही होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है। क्लियर है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी, जलधाराएं ऐसे चलेंगी। नाम क्या होगा इनका? चूंकि ये विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही हैं और प्रशांत महासागरीय जलधाराएं हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तरीय प्रशांत महासागरीय, उत्तरीय प्रशांत रेखीय महासागरीय जलधारा। जब ये आगे की ओर बढ़ेंगी तो बढ़ते वक्त ये कहां से चलेंगी? यहां से चलेंगी। नाम यही है। लेकिन जैसे ही ये जो आपको द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप को बोलते हैं हम जापान द्वीप या जापान देश बोलते हैं। तो जैसे ये इससे टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसके अंदर की ओर चलेगी जिसका नाम हो जाएगा सुशिमा की जलधारा। कैसी होगी? गर्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह उत्तरीय प्रशांत महासागरीय जलधारा का ही भाग है और यह जो जलधारा है वो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर से आई हुई है। और यहां भी कॉन्सेप्ट वही काम करेगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात, उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो यहां जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी वो गर्म होंगी, जो ऊपर से नीचे की ओर आएंगी वो ठंडी होंगी। तो जब ये जलधारा यहां से चली और जैसे ही यहां पर एंट्री की तो ये दो भागों में बट जाती है, क्योंकि यहां पर जापान द्वीप है और जापान देश से टकराने के कारण ये दो भागों में बट जाएगी। एक अंदर की ओर जाएगी जिसे सुशिमा की जलधारा कहा जाएगा और एक बाहर की ओर जाएगा जिसे क्यूरोशियो, क्या? क्यूरोशियो जापान का ही शब्द है, नाम है। क्यूरोशियो जलधारा के नाम से जाना जाएगा। क्यूरोशियो की जलधारा को जापान की काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। किस जलधारा के नाम से जाना जाता है? काली जलधारा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जलधारा के द्वारा यहां पर सुनामी बहुत अधिक मात्रा में आती है और सुनामी आने से यहां पर जीवन जो है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए क्यूरोशियो की जलधारा को जापान की काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जापान की काली धारा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्यूरोशियो को कहा जाता है। जब ये जलधारा आगे की ओर बढ़ेगी तो उत्तर में जब चलेगी तो ये क्या कहलाएगी? उत्तरीय प्रशांतीय प्रवाह। क्या कहलाएगा इसका नाम? उत्तरीय प्रशांत प्रवाह। नाम क्या होगा? उत्तरीय प्रशांत प्रवाह या उत्तरीय प्रशांत धारा। क्लियर है? जब ये जलधारा आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है
तो इसकी स्थिति अलग हो जाती है, उसको हम उस तरफ देखेंगे। अभी पहले सिर्फ यहां तक समझ लेते हैं। यहां हमने समझा कि यहां से एक जलधारा आ रही थी जिसका नाम था उत्तरीय प्रशांतीय जल महासागरीय जलधारा। ये जब आगे बढ़ी, जापान से टकराई, तो जापान से टकराने के बाद दो भागों में टूट गई। एक अंदर की ओर चली जाती है जिसे बोलते हैं सुशिमा की जलधारा, और एक बाहर की ओर चली जाती है जिसे बोला जाता है क्यूरोशियो की जलधारा। यहां पर दो जलधाराएं हैं, ये एक ओखिटस सागर से नीचे की ओर आती है और एक बेरिंग जल संधि से नीचे की ओर आती है। जो यहां से आती है ओखिटस से, उसे कहते हैं ओखिटस की जलधारा। और ओखिटस की जलधारा चूंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? ठंडी होगी। और एक जलधारा आती है बेरिंग जल संधि से, अर्थात उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आती है, और इसे बोलते हैं क्यूराइल की जलधारा। क्या बोलते हैं? क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा को आयोशियो की जलधारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोशियो की जलधारा भी बोला जाता है। ध्यान रखना, यहां पर क्यूरोशियो है, यहां पर आयोशियो है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दे रहा हूं कि क्यूरो गर्म है और आयो क्या है? ठंडी है। आ से आइस बनता है, आइस होता है ठंडा, और क्यूरो गर्म है। क्लियर है? तो यहां पर दो जलधाराएं आपको ठंडी देखने को मिल रही हैं और दोनों उत्तरी ध्रुव से आ रही हैं। एक ओखिटस सागर से आ रही है जिसे ओखिटस की जलधारा कहा जाता है, और एक बेरिंग जल संधि से आ रही है जिसे क्यूराइल या आयोशियो की जलधारा कहा जाता है। गर्म जलधाराओं में मुख्यतः आपको दो ही नाम याद रखने हैं यहां पर, एक क्यूराइल की जलधारा और एक सुशिमा की जलधारा। जब ये जलधारा आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ने से मतलब है सीधे चले जाएगी और हम पहुंचते हैं इस वाले भाग में। जब वो जलधारा आगे की ओर आ रही थी तो यहां पर अभी उसकी प्रकृति गर्म ही है। गर्म होने के बाद ये जो है एक धारा यहां पर चली जाएगी, और चूंकि ये देश है अलास्का, ये भाग है अलास्का का और ये खाड़ी है अलास्का की, तो इसका नाम हो जाएगा अलास्का की जलधारा। कैसी होगी? गर्म होगी। क्लियर है? और अब यहां पर ये भारी हो जाती है और भारी होने के कारण नीचे की ओर उतरती है, और चूंकि ये जो भाग है वो कैलिफोर्निया का भाग है और इसी के नाम के आधार पर इस जलधारा का नाम रखा गया है। इसे कहा जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो ये जलधाराएं हैं जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। आपको सिर्फ इतनी ही जलधाराओं का अध्ययन करना है जिसमें तीन ठंडी जलधाराएं हैं। एक कौन सी हो जाएगी? क्यूराइल की जलधारा या उसे आयोशियो की जलधारा कहा जाता है। एक हो जाएगी ओखिटस की जलधारा, और एक हो जाएगी कैलिफोर्निया की जलधारा जो कि ठंडी है। गर्मी की बात करते हैं तो गर्म कौन कौन सी हो जाएंगी? जो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर चलेगी तो उत्तरीय प्रशांत महासागरीय जलधारा। आगे बढ़ेगी, जापान से टकराएगी, अंदर से कौन सी हो जाएगी? सुशिमा की जलधारा, बाहर से हो जाएगी क्यूराइल की जलधारा। और जब ये आगे बढ़ेगी तो उत्तरीय प्रशांत प्रवाह कहलाएगी या उत्तरीय प्रशांत धारा कहलाएगी। आगे की ओर बढ़ेगी, गर्म होगी, और गर्म होते हुए यहां पर अलास्का की जलधारा होगी, वो भी कैसी होगी? गर्म होगी। तो ये जलधाराएं क्या हैं? ये जलधाराएं हैं आपकी प्रशांत महासागर अर्थात उत्तरीय प्रशांत महासागर की जलधाराएं, और कैसी? गर्म और ठंडी। अब हम अध्ययन करते हैं आखिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में किस प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं। यहां पे आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जहां कहीं पर ठंडी और गर्म जलधाराएं टकराती हैं, जहां कहीं पर ठंडी और गर्म जलधाराएं टकराती हैं, वहां पर अक्सर या प्रायः करके क्या होते हैं? वहां पर प्रायः मत्स्य ग्रहण के केंद्र बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब ठंडी और गर्म आपस में टकराती हैं तो वहां पर कुहासा का जन्म होता है, और यह इसकी विशेषता है। और उस कुहासा में एक प्रकार के प्लैंकटन्स जन्म लेती है, अर्थात जड़ विहीन घास जन्म लेती है, और उस प्लैंकटन्स को खाने के लिए बहुत सारी मछलियां आती हैं, और इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए वहां पर मत्स्य ग्रहण केंद्र बनाए जाते हैं। जैसे कि यहां पर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और यहां पे जो लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा मिल रही थी। यहां पर ग्रांड बैंक बनाया गया है, मत्स्य ग्रहण का केंद्र है।
इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे ही बैंक बनाया गया है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर बात करें, ब्राजील की धारा आती है, यहाँ से फॉकलैंड की जलधारा आती है, तो यहाँ पर भी क्या बनाया गया, ग्रांड बैंक बनाया गया, मत्स्य ग्रहण का केंद्र है। यदि हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में भी चल के देखते हैं कि प्रशांत महासागर में यहाँ पर, कहाँ पर, जापान में, यहाँ से सुशिमा की जलधारा आ रही थी, यहाँ से क्यूराइल की जलधारा आ रही थी, यहाँ से ओखेटस की जलधारा आ रही थी, यहाँ से क्यूराइल की जलधारा आयोशियो की जलधारा आ रही थी। तो ये चारों मिलकर यहाँ पर कुहासा का जन्म करते हैं और कुहासे के जन्म के कारण यहाँ पर एक प्रकार की प्लैंकटन जन्म लेती है। उस प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां आती हैं, इसलिए यहाँ पर भी जापान में भी ग्रांड बैंक का निर्माण किया गया है, जो कि मत्स्य के संग्रहण का केंद्र है। क्लियर है? चलिए, हम तो बात कर रहे थे प्रशांत महासागर की, और प्रशांत महासागर में भी दक्षिणी प्रशांत महासागर की, तो यहां क्यों फंसे? चलते हैं हम दक्षिणी प्रशांत महासागर में कि आखिर दक्षिण प्रशांत महासागर में कौन कौन से प्रकार की जलधाराएं चलती हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये रेखा तो सभी को ज्ञात होगी कि ये रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी कहा जाता है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में जो महासागर पाया जाएगा, और यदि वो प्रशांत महासागर का भाग है तो वो कहलाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। यदि दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें कि यहां पर कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, तो एक तो सरल सी है जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में चलेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दक्षिण विषुवत, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, रेखीय जलधारा प्रशांत महासागर में भी चलेगी, अटलांटिक महासागर में भी चलेगी और हिंद महासागर में भी चलेगी। तो ये तो चलेगी, आगे बढ़ेगी। ध्यान रखना ये गर्म है और ऊपर से नीचे की ओर उतरेगी। मैंने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति उलट जाती है, जो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं वो गर्म होती हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर आती हैं वो ठंडी होती हैं। तो जैसे ही ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यहां से चलेंगी, और चूंकि ये यहां से चल रही हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट कहलाएगा, पूर्वी तट। तो इसे बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जल धारा। कैसी होगी, ठंडी या गर्म? तो गर्म होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है। जब ये आगे चलती है तो अब यहां तो कुछ नहीं है, यहां से हम जब इसके दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, प्रशांत महासागर के, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इस वाले क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। तो मैंने बताया था यहां पश्चिमी प्रवाह चलता है। अब ये पश्चिमी प्रवाह जैसे इससे टकराया था तो यहां तो फॉकलैंड की जलधारा के रूप में ऊपर की ओर उठा था, लेकिन यहां से टकराता है तो ये ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर उठने के कारण इसकी प्रकृति कैसे होगी, चूंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए इसे कहा जाता है पेरू के तट पर चलती है, इसलिए इसे बोला जाता है पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। क्या कहा जाता है, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। और ये जलधारा कैसी होती है, ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर चल रही है। क्लियर है? तो इतनी सी जलधाराएं हैं जो हमें दक्षिणी प्रशांत महासागर में पढ़नी है। एक हमने पढ़ा था उस ओर जहां पर यहां से आ रही थी, यहां से जा रही थी, जिसे कहा गया था दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधारा। नीचे की ओर उतरी और नीचे की ओर उतरे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चल रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी जलधारा हो गई थी जो कि गर्म थी। तो सिर्फ हमें एक जलधारा याद करनी है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलने वाली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, और एक दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलने वाली जलधारा जो कि ऊपर की ओर उठ रही है, जिसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है। और ये पेरू के तटों पर चलती है। आगे आएंगे तो यहाँ पर पेरू है, तो पेरू के तटों पर चलती है, पेरू देश है, यहाँ पर चलने के कारण इसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है। यहाँ पर एक स्थिति और जन्म लेती है, यहाँ हम उसको समझ लेते हैं। पेरू के तटों पर यहाँ पर कुछ गर्म जल के क्षेत्र और कुछ ठंडे जल के क्षेत्र जन्म लेते हैं। जलधाराओं के ही भाग हैं। जो ठंडे जल के क्षेत्र होते हैं, गर्म जल के क्षेत्र होते हैं, मतलब टेम्परेचर हाई होता है तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो गर्म जल के क्षेत्र और लो प्रेशर के क्षेत्र जन्म लेते हैं, उन्हें बोला जाता है अल नीनो।
और अल नीनो ये यहां से जन्म लेके पश्चिम की ओर चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, वहां के तापमान को बढ़ा देंगे, और जब वहां का तापमान बढ़ जाएगा तो वहां का जो दाब है वो कम हो जाएगा। और हवाओं और पवनों की प्रकृति एक होती है कि यह अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं। समझ में आ रहा है क्या चल रही हैं? कम दबाव से अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं। जब ये प्रभाव इधर कर रहा होता है, यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र जनरेट कर रहा होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनाता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा कर देता है। तो जब मानसून भारत की ओर आकर्षित होता है, यहां पर भी गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, तापमान अधिक हो जाता है, और लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए नीचे से जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो ऊपर की ओर आती हैं, और व्यापारिक पवनें मानसून का रूप धारण कर लेती हैं। और जैसे ये भारत में प्रवेश करने को होती हैं, लेकिन इनके पिताजी इधर बैठे होते हैं जिन्हें अल नीनो कहते हैं, और अल नीनो और बड़ा क्षेत्र जनरेट करते हैं लो प्रेशर का, तो ये मानसून इधर ना होके इधर आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया पे, और यहां पर ये जो द्वीप है जिसे इंडोनेशिया कहा जाता है, यहां पर भारी भरकम बारिश कराता है। और हमारा भारत जो होता है वो मानसून से अछूता रह जाता है, मानसून कम आता है। इसीलिए बोला जाता है कि जिस वर्ष अल नीनो आता है उस वर्ष मानसून कमजोर होता है। समझ में आया अल नीनो क्या होता है? इसी तरीके से होता है ला नीनो। ला नीनो इसकी अपोजिट स्थिति होती है। ला नीनो जो होते हैं ठंडे जल की धाराएं होती हैं, और ये हमेशा नहीं आती, कभी कभार आती हैं, 2 साल 4 साल में आती हैं। तो ये जैसे ही आती हैं यहीं पर जनरेट होती हैं, तापमान को कम कर देती हैं, और जब तापमान कम होगा तो जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में जनरेट हो जाएगा, अर्थात उच्च दाब के क्षेत्र बनाती है। और ये मानसून जैसे ही भारत में आने वाला होता है तो इस मानसून को और धक्का दे देती हैं, और मानसून बहुत तीव्र गति से भारत में आता है, और भारत में भारी भरकम बारिश होती है। इसलिए कहा जाता है कि ला नीनो जो होते हैं वो भारतीय मानसून के क्या होते हैं, हितैषी होते हैं, भारतीय मानसून में लाने को सहायक होते हैं। तो जिस वर्ष ला नीनो की बात होती है उस वर्ष भारत में मानसून अच्छा होता है, और जब कभी अल नीनो आता है तो उस समय भारतीय मानसून कमजोर होता है। तो हमने दक्षिणीय प्रशांत महासागरीय जलधाराओं का अध्ययन किया, जिसमें हमने 2 जलधाराएं हैं वो हमने पढ़ी हैं। एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो कि गर्म जलधारा थी, और एक पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा थी। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद महासागर की, कि आखिर हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, और हिंद महासागर के यहां से बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है जिसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश होती है। ये अक्षांश रेखा हिंद महासागर को भी 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी हिंद महासागर और एक दक्षिणी हिंद महासागर। चूंकि उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र कम होने के कारण, दूसरा कटा फटा होने के कारण इसे अर्ध महासागर कहा जाता है, और यहां पर किसी भी प्रकार की जलधाराएं प्रवाहित नहीं होती हैं। यहां पे क्या होंगे, यहां पर मानसूनी धाराएं चलती हैं। कैसी चलती हैं? मानसूनी जलधाराएं चलती हैं। एकमात्र यहां पर जलधारा चलती है सोमालिया की जलधारा, और सोमालिया की जलधारा जो होती है गर्म जलधारा होती है। चूंकि ये गर्म जलधारा होती है, जब हम भारतीय मानसून का अध्ययन करेंगे तो भारतीय मानसून में हम देखते हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो उसमें आता है एक ला नीनो और एक अल नीनो, जिनको हमने अभी समझा। उसके बाद आता है सोमालिया की धारा, और सोमालिया की धारा हमारे भारतीय मानसून की हितैषी होती हैं, उसे लाने में सहायक होती हैं। कैसे? क्योंकि ये गर्म जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं होंगी अर्थात तापमान अधिक होगा, तो दाब क्या होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। क्लियर है? लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो ये लो प्रेशर का क्षेत्र यहीं जनरेट करेगा, तो ये व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींच लेता है। क्लियर है? तो ये तो चीज हुई किसकी, उत्तरीय हिंद महासागर की। तो यहां पर क्या है, यहां पर मानसूनी हवाएं चलती हैं, कोई भी जलधारा नहीं चलती है। बात करते हैं हम दक्षिणीय हिंद महासागर की। तो दोस्तों यहां पर एक जलधारा चलेगी, कैसी होगी, गर्म होगी,
और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। क्या कहेंगे, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। विषुवत रेखा के जो उत्तर में चलेगी, चाहे वो हिंद महासागर में हो, चाहे प्रशांत महासागर में हो, चाहे अटलांटिक महासागर में हो, जो उत्तर में चलेगी उसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक रेखीय महासागरीय जलधारा, और जो दक्षिण में चलती है उसे बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। सॉरी, उत्तर में होगी उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण में होगी तो दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। कैसी होंगी, दोनों गर्म होंगी। जब यहां से आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर यहां पे आपको पता है कि ये द्वीप है, इसे मेडागास्कर बोलते हैं, और यहां पर एक देश है जहां पर मोजाम्बिक बोलते हैं। ये देश है, ये मोजाम्बिक है, ये द्वीप है, ये मेडागास्कर है। यहां पर एक जलसंधि भी मैंने बताई थी जिसे मोजाम्बिक की जलसंधि कहा जाता था, और ये मोजाम्बिक की जलसंधि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग कर रही थी। तो ये जलधारा जैसे यहां पर जाती है तो यहां पर जाते ही दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अंदर से जाती है, एक बाहर से जाती है। जो अंदर से जाएगी, चूंकि वो मोजाम्बिक के यहां से जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा मोजाम्बिक की जलधारा, और जो बाहर से मेडागास्कर से टच करके जाएगी उसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर की जलधारा। क्लियर हुआ, अंदर से गई तो उसे मोजाम्बिक की जलधारा, और जो मेडागास्कर के यहां से गई उसे मेडागास्कर की जलधारा कहा जाता है। जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो मोजाम्बिक की जलधारा जब यहां से बाहर निकलती है तो इसका नाम हो जाता है अग्लुहास की जलधारा। क्या हो जाता है, अग्लुहास की जलधारा। ध्यान रखना, तो कौन कौन सी जलधाराएं पढ़नी है, देखिए यहां याद करने का कुछ भी नहीं है। जो मोजाम्बिक के तट से जाएगी मोजाम्बिक की जलधारा, जो मेडागास्कर के तट से जाएगी वो मेडागास्कर की जलधारा। दोनों कैसी होंगी, क्योंकि ये दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा का ही भाग है इसलिए गर्म होंगी, और जब मोजाम्बिक की जलधारा अंदर से बाहर की ओर निकलेगी तो इसका नाम हो जाएगा अग्लुहास की जलधारा। अब मेरे दोस्तों, आपको पता है कि यहां से पश्चिमी प्रवाह चल रहा है, जैसे ये चलता है तो नीचे से ऊपर की ओर यहां से एक जलधारा चलेगी, और वो जलधारा चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर चल रही हैं इसलिए इनका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कैसी होगी, ठंडी होगी। ध्यान रखना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में चल रही थी, वो गर्म थी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर में चल रही है और वो ठंडी है। क्यों, क्योंकि ये इधर से ऊपर की ओर उठ रही है और वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। तो यदि हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में भी हमें सिर्फ इतनी ही जलधाराओं का अध्ययन करना होता है, जिसके अंतर्गत 3 गर्म जलधाराएं हैं और एक ठंडी जलधारा है। 3 गर्म में हमने देखी थी, यहां 4 ले लो। एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में सोमालिया की आ जाती है, उतनी कुछ खास नहीं है, वो पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की पूछी जाती हैं। यहां पर मोजाम्बिक की जलधारा नीचे आती है, वही तो अग्लुहास की जलधारा, जो मेडागास्कर के तट पर चलती है तो उसे मेडागास्कर की जलधारा बोलते हैं, और पश्चिमी विक्षोभ के सहारे जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर ऊपर की ओर उठती है तो उसे बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये तो हुई हमारी जलधाराएं जो कि हमने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत इनका अध्ययन किया। अब बात यह आती है कि आखिर इन महासागरीय जलधाराओं का महत्व क्या है, इनसे हमको फायदा क्या होता, कुछ फायदा है कि नहीं है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि इनसे फायदा क्या क्या है, यहीं पर समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो दोस्तों, महासागरीय जलधाराओं के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षैतिज ऊष्मा संतुलन की, कि जो जलधाराएं हैं 2 प्रकृति से चलती हैं। एक तो इनकी प्रकृति होती है गर्म और एक प्रकृति होती है ठंडी। तो जहां कहीं भी ठंडा मौसम होता है तो वे वहां जाकर गर्मी का मौसम निर्मित कर देती हैं, और जहां कहीं गर्मी का मौसम होता है तो ठंडी जलधाराएं वहां जाकर ठंडी का मौसम बना देती हैं। तो क्या कर रही हैं, जो ऊष्मा का क्षैतिज संतुलन है उसको क्या है, ये बनाए रखती हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर ठंडा है वहां ठंडा रहे, जहां पर गर्म है वहां गर्म रहे। जैसे कि एक मैंने यहां पे पढ़ाया था आपको, यहां पे नॉर्वेजियन की जलधारा, जो कि नॉर्वेजियन के तटों को गर्मी देकर वहां पर ठंडा कर देती हैं। यहां से जितनी भी जलधाराएं चल रही थी वो गर्म थी, और कहां जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। और ऊपर क्या होता है, यदि हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो वहां पर तापमान कम होता है, ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है, और बर्फ जमा होने के कारण वहां पर क्षेत्र ठंडा होता है। तो ये जलधाराएं हमेशा विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर चलती हैं।
तो यहां से गर्मी से ठंडी की ओर चल रही हैं, तो ये गर्म होंगी तो यहां पर ठंडी का मौसम लाएंगी, और यहां पर ठंडी जलधाराएं ऊपर की ओर आ रही हैं, और ऊपर की ओर आने के कारण क्या कर रही हैं, समझ रहे हैं ना आप, गर्मी का ठंडी का मौसम ला रही हैं। तो एक तो क्या करती हैं, क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को बनाए रखती हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जलधाराएं हैं वो क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को बनाए रखती हैं। इनको नोट डाउन कर लेना, क्या करती हैं, क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को बनाए रखती हैं। दूसरी बात करते हैं कि गर्म जलधाराएं जो होती हैं उनमें तापमान बहुत अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण ये क्या करती हैं कि जो वायुमंडल में नमी होती है उसे अवशोषित कर लेती हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और अवशोषित करके जब आगे चलती हैं और जैसे ही तटों से टकराती हैं तो तटों से टकराने पर वहां पर क्या करती हैं, भारी भरकम बारिश कराती हैं। तो एक तो फायदा ये हो जाता है कि गर्म जलधाराएं क्या कराती हैं, वर्षा कराती हैं। नुकसान ये हो जाता है कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसको अवशोषित नहीं करती हैं, और अवशोषित ना करने के कारण बारिश नहीं कराती। तो जहां जहां भी ठंडी जलधाराएं चलेंगी वहां पर क्या होगा, मरुस्थलों का निर्माण होगा। क्या होगा, मरुस्थलों का निर्माण होगा। बात करते हैं हम, यहां पर एक जलधारा थी, आपको पता है बेंगुएला की जलधारा, और बेंगुएला की जलधारा यहां से टकराती है तो यहां पर कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, बोत्सवाना का मरुस्थल इनका निर्माण करती हैं। आगे की ओर चलते हैं, यदि हम यहां भी बात करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर भी एक ठंडी जलधारा है जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी, जिसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, और पेरू की जलधारा बोलते हैं। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा क्या कर रही थी, यहां पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण करती है। जब हमने मैपिंग का अध्ययन किया है तो वहां मैंने बताया था कि कहां पर कौन सा मरुस्थल है और कैसा है, ठंडा या है, गर्म है। तो जो भी विषुवत रेखा और मकर रेखा के नीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो गर्म होते हैं। तो यहां पर भी क्या कर रही है, मरुस्थलों का निर्माण कर रही है। क्यों, क्योंकि ये बारिश नहीं होने देती हैं। तो एक तो फायदा हो गया कि गर्म जलधाराएं वर्षा करा रही हैं, और ठंडी जलधाराओं का नुकसान हो गया कि ये क्या कर रही है, मरुस्थलों का निर्माण कर रही हैं। दूसरी यदि हम बात करते हैं कि जब कहीं ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, कुहासे का निर्माण करती हैं। कुहासे का निर्माण मतलब मैंने यहां पे बताया था कि यहां पर गल्फ स्ट्रीम थी, यहां से आपकी लैब्राडोर आ रही थी, यहां से पूर्वी ग्रीनलैंड आ रही थी, ये जब टकरा रही थी यहां पर कुहासा बन रहा था। और याद करिए टाइटैनिक मूवी को कि टाइटैनिक जहाज यहीं जा रही थी, कुहासे के कारण उसको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और यहां पर बड़े बड़े हिमशैल खंडों के होने के कारण वो टकरा कर उससे क्या हो गई, टूट गई। तो नाविकों को क्या होता है, इस कुहासे से परेशानी होती है, लेकिन इससे फायदा भी है। ये जो जलधाराएं हैं जब कुहासे का निर्माण करती हैं तो यहां पर एक प्रकार का प्लैंकटन जन्म लेता है, एक जड़ विहीन घास जन्म लेती है, और उस प्लैंकटन को खाने के लिए बहुत सारी मछलियां यहां आती हैं, और मछलियां यहां आती हैं तो यहां पर मत्स्य ग्रहण केंद्रों का निर्माण किया जाता है। एक फायदा और है कि जो ठंडी जलधाराएं हैं जो ध्रुवों से ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो यहां पर बड़े बड़े हिमशैल खंडों को लेकर आती हैं। महासागर में चूंकि लवणता बहुत ज्यादा अधिक होती है, यहां पर पीने योग्य पानी नहीं होता, और ये हिमशैल खंड जो होते हैं मीठे पानी के स्रोत होते हैं, तो महासागर के बीच में पीने के पानी के स्रोत हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक जगह तो फायदा भी दिख रहा है और एक जगह नुकसान भी हो रहा है। बात करते हैं कि गर्म जलधाराएं एक प्रकार का फायदा और करती हैं कि जब ये ध्रुवों की ओर चलती हैं तो ये क्या करती हैं, वहां के बंदरगाहों पर जहां बर्फ जमी होती है उनको पिघला देती हैं और बंदरगाहों के मार्गों को खोल देती हैं, जिससे आवागमन की सुविधा वर्ष भर बनी रहती है। ठंडी जलधाराएं हिमशैल लेके आती हैं, मैंने अभी बताया है। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ठंडी और गर्म जलधाराएं एक विशाल मार्ग प्रदान करती हैं। जब कभी यात्रियों को गमन करना होता है एक देश से दूसरे देश, यदि उद्योग धंधों के मामले में या कि आयात निर्यात के मामले में एक देश से दूसरे देश जाना होता है, तो वो एक रूट अपनाते हैं, और वो रूट जो होता है वो जलधाराओं का ही रूट होता है। समझने का प्रयास करना। यदि मैं अफ्रीका में स्थित हूं और मुझे उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका जाना है, तो क्या मैं अपनी जहाज को यहां से लेके जाऊंगा? मेरी मूर्खता होगी। यदि मैं यहां से लेके जाऊंगा तो जलधाराओं का क्रम क्या है, उल्टा है, और जलधाराओं की एक विशेषता होती है साल भर चलती रहती हैं।
तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हमारी जहाज आगे बढ़ पाएंगी? नहीं। मैं क्या करूंगा, इधर से लेके जाऊंगा, और जब लौटना होगा तो इधर से लेके आऊंगा। आप पुरानी फिल्मों में देखना, भारत की फिल्मों में तो नहीं मिलेगा देखने में, हॉलीवुड की मूवियां देखना जो कि अक्सर करके सागरों पर बेस्ड होती हैं, उनमें बड़े बड़े क्या होते हैं, पर्दे लगे होते हैं। और क्या उनमें इंजन तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, आगे बढ़ने के लिए पर्दे खोल देते थे। पर्दे जैसे ही खोल देते थे तो हवा के प्रवाह से वो जहाज अपने आप स्वतः ही आगे बढ़ने लगती थी। जब कभी हवा उल्टी दिशा में आ रही होती थी, पवन उल्टी दिशा में चल रही होती थी, तो वो अपने जो पर्दे होते हैं उनको क्या कर देते थे, बंद कर देते थे, ताकि उनसे टकराए ना। समझ रहे हो? तो ये क्या करती हैं, जो मार्ग है, मार्ग प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने इस टॉपिक के अंतर्गत देखा, महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, किस महासागर में किस तरीके से चलती हैं, कौन कौन चलती हैं और प्रवाहित क्यों होती हैं। इसके साथ ही इसके महत्व का भी हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही हमारा जो समुद्र विज्ञान है, ओशनोग्राफी है, वो समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला टॉपिक हमारा बेस्ड होगा जलवायु विज्ञान पर, क्लाइमेटोलॉजी पर, और उसके अंतर्गत हम वायुमंडल की संगठन, संरचना, उसका अध्ययन करेंगे। ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वायुदाव क्या होता है और ये जो विभिन्न विभिन्न पवनें चलती हैं वो किस तरीके से प्रवाहित होती हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।